नेशनल गेम्स जिनका आयोजन चल रहा है गोवा में, और यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एक्शन रोज देखने को मिल रहा है। और इन सारे के सारे स्पोर्ट्स का यानी 43 स्पोर्ट्स का जहाँ पे 10,000 एथलीट्स अपनी अपनी चुनौती रख रहे हैं, उसका सारा का सारा लाइव एंड एक्सक्लूसिव टेलीकास्ट हम आप तक लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। और अगर आप डीडी स्पोर्ट्स मिस कर रहे हैं तो फिर आप जो है अभी प्रसार भारती का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी ये सारा का सारा लाइव एक्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मैं हूं नीति रावत और आप सभी का स्वागत करती हूं इस बड़े शानदार शो में, इस इंटरेस्टिंग शो में, जहां पर आपको जरूर बता दें कि क्या होने वाला है। इसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस मुझे क्रिएट करना है। कभी आपने इमेजिन किया है कि कोई खेल अगर सिर्फ दिखाई दे रहा होता और उसके पीछे आवाज नहीं होती तो वो कैसा लगता? मैंने तो कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया। तो जरूरी है कि किसी भी खेल को टीवी पर देखने के लिए उसके पीछे की जो आवाज है हम इतने वर्षों से सुनते रहे हैं, लेकिन कभी उनसे क्या आपको मिलने का मौका मिला है? तो हम वो मौका लेकर आए हैं। इस 37th नेशनल गेम्स जिनका आयोजन एक बार फिर से याद दिला दूं कि गोवा में है, गोवा गेम्स में हम आपको रूबरू कराएंगे उन सभी वॉइसेस से जो यहाँ पर इन खेलों का सीधा प्रसारण के साथ आपको कॉमेंट्री तो दे रहे हैं, लेकिन कई वर्षों तक उन्होंने जो है न केवल नेशनल गेम्स बल्कि अलग अलग सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी अपनी वॉइसेस आप तक पहुंचाई है। और किसी भी खेल को खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? हाथ होता है उस आवाज का जो उसके पीछे सुनाई देती है पर दिखाई नहीं देती है। आज शो में इस डिस्कशन में मेरे साथ में जुड़ रहे हैं I can call him a legendary commentator, a veteran commentator, also a young commentator, Milind Wagle. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you. मिलिंद को आपने देखा होगा, बहुत बार स्क्रीन पे देखा होगा, बहुत सारी कमेंट्रीज में सुना होगा, एंड ही इज नोन फॉर हिज हार्ट्स, अ पॉपुलर मैन विद द यंग जनरेशन एंड आल्सो विद एथलीट्स। उसके अलावा शो में मेरे साथ में मौजूद है संजीव दत्ता, बॉक्सिंग की आवाज, रेसलिंग की आवाज, वेट लिफ्टिंग की आवाज, और साथ ही साथ नॉर्दर्न रेलवेज में वो जो स्पोर्ट्स कोटा का जो सिलेक्शन होता है उसके भी मेंबर है। संजीव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हमारे पास जो है ना आज इस शो में सभी जनरेशंस के कमेंटेटर्स हैं, क्योंकि जरूरी है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, जैसे जैसे स्पोर्ट्स में मॉडर्नाइजेशन आई है, तो स्पोर्ट्स कमेंट्री भी काफी इवॉल्व हुई है। आनंद श्रीवास्तव मेरे साथ में है। मल्लखम्ब जैसा खेल या योगा जैसा खेल जिसको हमने कभी टीवी स्क्रीन पर इमेजिन नहीं किया था, और जब यहाँ पर अब वो खेल जो है जब टीवी पे नजर आता है तो उसके पीछे आवाज किसकी होती है? उसके पीछे आवाज होती है आनंद की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कहते हैं ना कि जैसे खेल में आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए यूथ और एक्सपीरियंस का बेहतर परफॉर्म करने के लिए, तो फिर जाहिर है कि ब्रॉडकास्टिंग में भी आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए यंग और एक्सपीरियंस कमेंटेटर्स का। तो आई हैव द यंगेस्ट कमेंटेटर इन द स्क्वाड, सुमित मिश्रा, विद मी इन द शो, जो मुझे हम सबको ये जरूर बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कहता है और किस तरह से जो है आने वाली जनरेशन के लिए ये जो कमेंट्री का जो प्रोफाइल है वो उन्हें कैसे अट्रैक्ट करता है। सुमित मिश्रा और साथ ही साथ रविकांत सिंह, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स कमेंटेटर और बहुत सारे और रोल्स में वो ब्रॉडकास्टर, एज अ ब्रॉडकास्टर हमेशा नजर आए हैं, कभी स्क्रीन पे, कभी कमेंट्री बूथ में। मेरे साथ आज रविकांत सिंह भी यहाँ पर जुड़ने वाला है। सुमित, आपका भी स्वागत और रवि का भी स्वागत है। तो इससे इंटरेस्टिंग पैनल आपने कभी इमेजिन किया है कि इतना इंटरेस्टिंग पैनल मेरे साथ में है कमेंट्री का? यहाँ पे 43 स्पॉट्स तो चल रहे हैं, आवाजें अलग अलग वेन्यू से आप तक आ रही हैं। हम और भी नेशनल गेम्स की जिक्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात पहले शुरुआत कर लेते हैं। मिलिंद, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कमेंट्री जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि स्पोर्ट्स को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आवाज की बहुत अहम भूमिका है। व्हाट डू यू थिंक? I go back to my childhood days, Niti, when I would hear some of the legend commentators on radio and on television. Television was in its infancy when I started off in 1975. But today, as you rightly said, that what's a picture? It's got color, it's got finesse, it's got class, it's got variety. But to add everything to that picture, it comes from the voice of a commentator. And I think I've seen television commentary on DD Sports, on Doordarshan, evolve since the first national games I did in 1987 at Pichu. So, you can talk of the journey, but in simple words to answer your questions,
to have the voice there and to have the voice of some of my wonderful friends out here, from the youth who's just about 20, 21 year old to someone like me, age not going to be told to you, but it's amazing. And what a pleasure it is to get that voice across to the viewers of this wonderful country. Every sport has its own intricacy, and I think that intricacy is got about by this and many of our commentators. मिलिंद के साथ जरूर यहाँ पर जानना चाहेंगे संजीव दत्ता से, और कैसे है कि कमेंट्री में ना लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में जो है कमेंट्री होने लगी है, लेकिन शुरुआत हुई थी लैंग्वेज की इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी की कमेंट्री का जो है इंट्रोडक्शन हुआ। संजीव, आप खुद एक हिंदी कमेंटेटर हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि जो जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रही है लैंग्वेज पे भी, जैसे हम भारत देश में हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी जब इंट्रोड्यूस हुई कमेंट्री में तो ये दर्शकों के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है? देखिए, जन जन की भाषा जो है वो हिंदी है, तो हिंदी घर घर की भाषा है। तो हिंदी एक ऐसी आम बोलचाल की भाषा जो बोली जाती है, देवनागरी तो खैर लिखी जाती है, तो बोलचाल में जो हिंदी का प्रचलन रहा है, तो खेलों के साथ जुड़ाव जो हिंदी का रहा है, हिंदी से हर घर गांव कस्बे की गेम है। जैसे जो मैं गेम करता हूँ, मुक्केबाजी, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, ये जो खेल हैं ये बहुत मैं ये कहता हूँ कि घर घर तक हैं, गांवों तक हैं। तो ये गांवों के खेल हैं, कबड्डी गांव का खेल है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आम जनमानस के लिए भाषा है, जो साधारण भाषा, जो वो समझ सकें, जो वो देख सकें, और देखने के साथ साथ वो लोग जो खेलों के नियम कायदे नहीं जानते थे, तो उन नियमों को भी जब हम हिंदी में बताते हैं, उनको समझाते हैं, तो वो उनका एक जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आकर्षित होता है, और वो बहुत ज़्यादा रुझान उनका बढ़ता है। तो इससे जो है हिंदी जनमानस की एक जो आम भाषा है वो घर घर तक खेलों को के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है। संजीव ने यहाँ पे जिक्र किया है कि लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदी, तो जैसे मैंने भी अब यहाँ पर लैंग्वेज में स्विच किया, तो ये जरूरी था दर्शकों को देना, व्यूअर्स को देना, कि ताकि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप जो है उस खेल का मजा उठा सके। हम नहीं चाहते कि किसी भी एक्शन को आप मिस कर दें। और लैंग्वेज की यहाँ पे चर्चा हो ही रही है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर मेरे साथ में इस पैनल में एक यंगेस्ट कॉमेंटेटर भी मौजूद है, जिसने आने वाली जनरेशन को भी काफी इंस्पायर किया है और रास्ते खोले हैं कि आने वाले समय में एक ब्रॉडकास्टर के लिए, एक कमेंटेटर के लिए एक नया उभर कर ये जो है प्रोफाइल भी आने लगा है। सुमित, वेलकम टू द शो। और जैसे हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, पहले अंग्रेजी में सुना करते थे, फिर हम हिंदी में सुना करते हैं कमेंट्री को, और अब देखिए रीजनल लैंग्वेज में जो है इतनी सारी लैंग्वेजेस जो आने लगी हैं। आप खुद एक रीजनल लैंग्वेज में कमेंट्री कर चुके हैं, तो रीजनल लैंग्वेज का किस तरह से इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, इंग्लिश और हिंदी कमेंट्री हम सुनते आ रहे हैं, और अगर मेरी जैसे जनरेशन के बारे में आप बात करेंगे तो हम लोग सीखते हैं, और अभी भी हम लोग लर्निंग स्टेज पे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हम कोशिश करें और अच्छे कमेंटेटर बने, लेकिन जब रीजनल की बात आती है, रीजनल का एक अलग ही मजा है। आपकी वो जो पिच होती है, आपका जो टोन होता है, वो सीधा घर तक कनेक्ट करता है। जैसे मैंने अपनी कमेंट्री जर्नी की शुरुआत की, अगर टीवी के लिए मैं बात करूँ तो भोजपुरी में, और भोजपुरी का जो क्राउड है, अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा पॉपुलेशन, सभी लोगों तक भोजपुरी में कमेंट्री पहुंचाना, और भोजपुरी हिंदी से थोड़ा बहुत मैच भी होता है। तो हिंदी के जो श्रोता हैं, जो हिंदी कमेंट्री सुनते हैं, इनफैक्ट जो इंग्लिश सुनते हैं, उन सभी लोगों तक ये लैंग्वेज कनेक्ट करती है। और फिर जो उसमें फ़न है, कुछ फन एलिमेंट्स हैं जो हम कमेंट्री के दौरान बात करते हैं, तो उससे थोड़ी सी और इम्प्रेसिव हो जाती है। तो सुमित यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से रीजनल लैंग्वेज की भी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी है। ये तो बात है कि मल्टीलिंगुअल या फिर मल्टी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है अब दर्शकों तक इस खेलों को पहुंचाने के लिए। लेकिन जब मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्स्ट्रावेगेंजा होता है, और हम बार बार बता जिक्र क्या कर रहे हैं, कभी 33 स्पोर्ट्स, कभी 32 स्पोर्ट्स, कभी 34 स्पोर्ट्स, और अब देखिए 43 स्पॉट्स। तो इस मल्टीपल स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा में जो कमेंटेटर्स हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, रवि हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जब एक महाकुंभ, खेलों का जब महाकुंभ होता है ना, तो वहां पे चैलेंज बढ़ जाता है कमेंटेटर्स के लिए भी, क्योंकि आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स में कमेंट्री करनी पड़ती है। तो आप ये जरूर बताएं दर्शकों को कि मल्टीपल स्पोर्ट्स कमेंट्री जो है किस तरह से इवॉल्व हुई है, और कितनी जरूरी है एक कमेंटेटर को अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी रखने की। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जब आप कमेंट्री कर रहे हैं तो आप उन पिक्चर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे
की जो कहानी है, उसके जो कारण हैं, कोई डिसीजन लिया गया रेफरी द्वारा या अंपायर द्वारा, वो क्यों लिया गया और उसका क्या आगे असर पड़ेगा, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो इन डेप्थ नॉलेज होना हर स्पोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मल्टी स्पोर्ट इवेंट का अगर आप पार्ट हैं तो जाहिर है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू नो मोर देन वन स्पोर्ट। यू कैन नॉट बी अ वन स्पोर्ट पर्सन, बिकॉज उससे फिर आपकी जो सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। और अगर आप मल्टीपल स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेमिलियरिटी विद रूल्स, लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये तो हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल स्पोर्ट्स में किस तरह से कमेंटेटर्स के सामने चैलेंज आता है। आनंद, जैसे कि अब जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी जगह मिलने लगी है, और हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हम कभी मल्लखंब जैसे खेल को, योगा जैसे खेल को टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। और अब देखिए, दर्शकों को हम ये भी बता पाएंगे कि ये खेल एक्चुअली होता कैसे है। और आप जो है मल्लखंब करते आए हैं, योगा का जो है आप कमेंट्री करते रहे हैं, तो ये एक बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है मलखंब की कमेंट्री करना। और में अगर आप देखें तो सिर्फ 90 सेकंड का समय मिलता है, और 90 सेकंड में आपको 16 से 18 आसन परफॉर्म करने होते हैं। तो चैलेंज था कि उस पेस को मीट करना, यह भी चैलेंज था कि उन आसन के नाम बताना, नाम के साथ साथ उसके क्या फायदे हैं और कितना मुश्किल होता है कि वो 90 सेकंड में 16-18 आसन जो हैं पार्टिसिपेंट वो कर रहे हैं। तो उस पेस को मीट करना बहुत चैलेंजेस था, लेकिन बहुत मज़ा आया। और जिस ढंग से रिव्यूज़ मिले, लोगों ने भी काफ़ी उसे पसंद किया। और पारंपरिक खेलों को नेशनल गेम्स पे लाना और उसकी कमेंट्री करना अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव है। भारत में योगासन बहुत पॉपुलर हो गया है 2014 के बाद से, जब से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दी। तो योगासन बहुत स्लो पेस का गेम है, मलखंब बहुत फास्ट होता है, 90 सेकेंड में 18 आसन करने होते हैं, लेकिन योगासन बहुत स्लो पेस का गेम है। तो हमें पेस को भी मैच करना होता है, गेम की पेस को मैच करना बहुत जरूरी है एज एन कमेंटेटर। तो हम गेम की पेस को मैच करते हैं। योगासन के क्या लाभ हैं, मुद्राएं हैं, उसमें सहजता बहुत जरूरी होती है, उसमें सरलता के भी अंक दिए जाते हैं, आपका जो फाइनल पोस्चर होता है उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो उन चीजों को, उन बारीकियों को, जैसे कि रवि सर बता रहे थे कि जो नियम है, वो नियम भी हमारे जो दर्शक हैं टेलीविजन देख रहे हैं उनको पता होने चाहिए कि इस रूल के तहत इस पार्टिसिपेंट को ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, तब उनको देखने में भी मजा आता है। तो योगासन और मलखंब को करना बहुत ही शानदार अनुभव रहा। और योगासन अभी 2 दिन के बाद शुरू भी हो रहा है इस प्रतियोगिता में, तो वो बहुत एक्साइटिंग रहेगा। तो चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि ये कमेंटेटर्स ही हैं जो स्पोर्ट्स की पीछे की कहानी को बखूबी समझते हैं। और वो मोमेंट्स, कहते हैं ना कि खेल में जो मोमेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा जीता है एक खिलाड़ी, उसका कोच, उसका परिवार। लेकिन उसके अलावा बताए कौन ये मोमेंट सबसे ज्यादा जीता है? वो होता है कमेंटेटर, जो स्पोर्ट्स को इतनी नजदीक से देखता है, इतने करीब से देखता है, वो इमोशंस को फील करता है। मिलिंद, आपने इतने सारे नेशनल गेम्स कवर किए हैं, तो किस तरह से जो है परफॉर्मेंसेस, हम कह रहे हैं कि वो एक मोमेंट होता है, तो जब कोई खिलाड़ी जीतता है, आई एम श्योर कि वो रिएक्शन जो है, वो इमोशन जो है, वो कमेंटेटर की आवाज में भी सुनाई देता है। देखिए, कल की बात है, पीछे क्यों जाऊं कि साजन प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता जी। उसकी ये 10th इवेंट थी इस नेशनल गेम्स में। एशियन गेम्स खेल के आया हुआ था और थका हुआ था, और जब मैं इंटरव्यू करने गया उसके पास, तो उसके आँख से आंसू आने लगे। मुझे भी उसने इमोशनल कर दिया। तो कहने का यही मतलब है कि हर इवेंट की एक क्षमता होती है, अलग अलग टाइप के कवरेजेस होते हैं। जैसे मैंने स्विमिंग कर रहा हूँ, एथलेटिक्स कवर करना मेरे हिसाब से फॉर अ कमेंटेटर सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि एक टाइम पे 44 इवेंट्स होते हैं। एक टाइम पे थ्रो चलती है वहाँ पर, दूसरी यहाँ पर जंप चलती है, और एक जगह वहाँ पर ट्रैक इवेंट चलती है जी। तो प्रोड्यूसर के दृष्टि से वो तीनों को मिलाना, तो इंश्योर दैट आप 100 मीटर मिस नहीं करते हैं, आप एक रिकॉर्ड जंप हो रही है पोल वॉल्ट में, वो मिस नहीं करते हैं, आप एक थ्रो जो शायद नेशनल रिकॉर्ड बनी वो मिस नहीं करते हैं। कमेंटेटर की दृष्टि से हमारी आंख मॉनिटर के ऊपर होती है, लेकिन एक आंख बाहर होती है। स्विमिंग में अगर आप देखेंगे तो 50 मीटर्स फ्री स्टाइल की जो कमेंट्री का टेम्पो होता है, वो 1500 मीटर्स जो फ्री स्टाइल है उससे अलग होता है जी। आप और एक स्पोर्ट में जाओ, फेंसिंग में जाओ, जैसे भी आनंद ने कहा, बहुत फास्ट होता है जी। आप वुशु में जाओ, फास्ट होता है जी। बॉक्सिंग में जाओ, फास्ट होता है, पंचेस आते हैं।
तो कमेंटेटर के चैलेंज, और जैसे रवि ने अभी कहा कि आज हमें डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर, दूरदर्शन के ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज मिली है, कवर एटलीस्ट 20-25 स्पोर्ट्स, जी, नॉट वन, जी। 20-25 स्पोर्ट्स मेरे हिसाब से दे हैव मेड अस, वो कहते हैं ना डिकैथलन, जी। जिसमें 10 इवेंट्स में आप माहिर हैं, तो हम शायद 43 इवेंट्स में माहिर है एज कमेंटेटर। जी, तो यहाँ पर हम गोल्डन मोमेंट्स को जीने की बात कर रहे हैं, उन इमोशंस की बात कर रहे हैं जो खिलाड़ी का परिवार और कोच फील करता है, लेकिन साथ ही साथ एक कमेंटेटर भी फील करता है। और अभी हमने बात करी मिलिंद से, लेकिन साथ ही साथ संजीव, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि कोई वो इमोशनल मोमेंट या वो कोई गोल्डन फीलिंग जो इस चैंपियनशिप, इस नेशनल गेम्स के दौरान आपको देखने को मिली हो। बिल्कुल, मैं भारतोलन की कमेंट्री कर रहा था और स्नैच इवेंट चल रहे थे। वहाँ पर रानी देवी ने जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, उन्होंने मीराबाई चानू का जो रिकॉर्ड था, पहले का कीर्तिमान था, उसको ध्वस्त किया। 86 किलो का उनका रिकॉर्ड था, उसको ध्वस्त किया। और वो एक मेरे लिए भी बहुत अच्छे क्षण थे जिनको मैंने जिया वहाँ पर। उस समय मैं जब कमेंट्री कर रहा था तो उनके बाद उससे मैंने पूछा, तो मीराबाई चानू जो उनकी खुद की आदर्श रही हैं, मणिपुर से ही वो लिफ्ट करती हैं रानी देवी, तो उन्होंने एक नया कीर्तिमान बनाया। बातचीत करते हुए, एक जनरल बातचीत करते हुए उनकी आंखों में एक आंसू देखे, तो वो उनके लिए क्षण थे। और वो जब वो अपने संदर्भ में बता रही थी, बातचीत कर रही थी, तो मैं मतलब सुन के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि देखो कितने नीचे लेवल से वो लोग, एक ग्रास रूट लेवल से जब इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आते हैं, बहुत बड़े मंच पर अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करते हैं, तो वहाँ पर जो उनके जो भाव हैं वो कितने अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो वो चीज़ देखकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। तो वो मेरे लिए एक ऐसा यादगार समय रहा कि उन्होंने पहले से ही कहा था कि मैं एक रिकॉर्ड यहाँ से बनाकर लेकर जाना चाहती हूँ, और उसको उन्होंने पूर्ण किया। तो सुना आपने, संजीव ने यहाँ पे एक शब्द का जिक्र किया, वो है कि वो मोमेंट मैंने जिया है। तो एक कमेंटेटर ही है जो वो मोमेंट्स को जीता है। खिलाड़ी तो मैदान पर जीता है, परिवार टेलीविजन स्क्रीन पर जीता है, कोच मैदान के बाहर जीता है, और कमेंटेटर जो है वो अपने कमेंट्री बूथ में जीता है। आनंद, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि मलखंब और योगा ऐसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आप कवर करें, क्या ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई पल आपके सामने भी आया? इस बार जब मैं मलखंब की कमेंट्री करने गया तो शौर्यजीत पर मेरी नजर पड़ी। उनसे इस बार बात हुई तो वो बता रहे थे कि उनके घर में प्रॉपर सेटअप हो गया है, क्योंकि सरकार से उन्हें फैसिलिटी मिली है, और उनके घर पर रोप मलखंब, हैंगिंग मलखंब और पोल मलखंब तीनों हैं। वो निरंतर अभ्यास करते हैं। उनका लक्ष्य है वर्ल्ड चैंपियन बनने का मलखंब में। यहाँ भी वो पदक जीत कर गए हैं, टीम इवेंट में भी गुजरात को पदक दिला कर गए हैं। तो एक ऐसी कहानी है जो इंस्पायर करती है बतौर कमेंटेटर भी, कि हम उस मोमेंट्स को, जो वो स्टोरी है, बैक स्टोरी शौर्यजीत की। बहुत सारे लोग सिर्फ शौर्यजीत को पोल मलखंब पर परफॉर्म करते देखते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड जो स्टोरी है, किस ट्रॉमा से वो गुजर कर यहाँ तक आए हैं और कैसे उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर उन्होंने परफॉर्म किया है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो सुना आपने कि जो शौर्यजीत खरे, जो कि पिछले वर्ष गुजरात गेम्स में जो है स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था, और परिवार में एक हादसा होने के बावजूद उन्होंने परफॉर्म किया, और आनंद ने उनकी कहानी जो है जी है। और आप जब पूरा देश जो है ना, जब पूरा का पूरा देश जो है शौर्यजीत की उस परफॉर्मेंस का जश्न मना रहा था, तो उस जश्न के पीछे जो एक आवाज़ थी वो आनंद की ही थी, और आनंद ने पूरा का पूरा मलखंब का एक्शन आप तक पहुंचाया है। और मेरे साथ में रविकांत सिंह हैं। रविकांत, आपके भी, बिकॉज आप मल्टीपल स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, यू ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट द चैलेंजेस अ मल्टीपल स्पोर्ट्स कमेंटेटर फेसेस। इतने सारे स्पोर्ट्स, कबड्डी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, काफ़ी मल्टीपल स्पोर्ट्स आपने कवर किए हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा सुनहरा पल आपके जीवन में भी है? Well, I'm sure बहुत सारे होंगे। every event, every sport provides you with lots of moments, but इस नेशनल गेम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो यादगार पल रहा वो था गोवा के लिए वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतना। परफॉर्मर शुभम वर्मा won a silver medal, missed a gold by 1 kilogram. Now that's how close he had come to winning a gold medal. And Goa does not, let's be very frank, गोवा के पास कोई पेडिग्री नहीं है वेट लिफ्टिंग की, कोई बड़े वेट लिफ्टर्स यहाँ पहले आए नहीं हैं, और ना ही वेट लिफ्टिंग का स्पोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर है। लेकिन एज अ वेट लिफ्टर परफॉर्म करना और अपने स्टेट के लिए गोल्ड की कोशिश करना, बहुत दुखी थे कि हम लोग खुश थे कि हाँ गोवा को एक सिल्वर मिला है, बट शुभम दुखी थे कि 1 किलोग्राम के
मार्जिन से उन्होंने गोल्ड मेडल मिस कर दिया। ये दिखाता है खिलाड़ी का कमिटमेंट कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट ये था कि वी वर सेलिब्रेटिंग अ मेडल फॉर गोवा, शुभम वाज सैड बिकॉज ही मिस्ड द गोल्ड। और पैनल में ना मेरे साथ एक बहुत ही यंग कमेंटेटर भी है और ये उनका पहला नेशनल गेम्स है जिसमें वो मल्टीपल स्पोर्ट्स की कमेंट्री कर रहे हैं। और कमेंटेटर की स्ट्रेंथ और वेपन पता है क्या होता है? माइक। सुमित, माइक आपके हाथ में है एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ कमेंटेटर। और कैसा एक्सपीरियंस है एज अ यंग कमेंटेटर, इतना स्ट्रॉन्ग पैनल है? और ऐसा कहते हैं कि जब खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी के खिलाफ उतरता है मैदान पे तो नर्वस होता है, थोड़ा सा शेक कर रहा होता है। क्या कमेंट्री में भी सेम होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी पॉइंट पहले ही डिस्कस किया कि हम लोग ना इस मोमेंट को जीते हैं। जब आप जीना शुरू करते हैं ना तो फिर वो डर खत्म हो जाता है। और जब वैसे भी आप इतने बड़े इवेंट में, नेशनल गेम्स में कमेंट्री करने के लिए आते हैं, बहुत सारी आपने तैयारियां की होती है। जब नए स्पोर्ट्स, नए चैलेंजेस आपको मिलते हैं, वो नए मूवमेंट्स आपको मिलते हैं, उस समय थोड़ा सा टफ होता है। जैसे मैं आपको अगर किस्सा बताऊं तो जिम्नास्टिक्स मैंने अभी कवर किया स्टार्टिंग 3 डेज। ऐसा इवेंट जो कि बहुत फास्ट है, फॉर्म्स अलग हैं, आर्टिस्टिक्स, एक्रोबेटिक्स, रिदमिक, फिर उनके एलिमेंट्स अलग हैं, रूटीन्स अलग हैं, उन सभी चीज़ों को टेक्निकली बताना। फिर आपके पास फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है वो मूव्स बताने के लिए, जो मूव्स होते हैं, ट्विस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करना चैलेंजिंग था। लेकिन वो मज़ा कहाँ जिसमें चैलेंज ना हो। यहाँ पे ना कमेंटेटर्स के साथ में इस प्रोग्राम में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके पास ना खेल से जुड़ी इतनी सारी कहानियाँ होंगी ना कि आज शुरू करेंगे तो कई दिन लगेंगे उन कहानियों को ख़त्म करने में। और मैं यहाँ पर वादा करती हूँ वो कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि ये देश है जहाँ पे खेल जो है हर रोज़ प्रोग्रेस कर रहा है। वो डेवलपमेंट, वो मॉडर्नाइजेशन खेल में साफ नज़र आने लगी है। मिलिंद, मैं आपके पास ज़रूर आना चाहूँगी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खेल जो है, जैसे कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री काफ़ी इवॉल्व होकर आई है और आपने इतने सारे जो है नेशनल गेम्स कवर किए हैं, ना केवल नेशनल गेम्स, उसके अलावा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स आपने कवर की हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बड़ा डिफरेंस आपको फील होता है एज अ कमेंटेटर? देखिए, सबसे पहले आज स्पोर्ट्स जो है वो एक व्यवसाय बन गया है जी। इट्स नो लॉन्गर एमेचर स्पोर्ट। आप एथलेटिक्स ले लो, स्विमिंग ले लो, आप नीरज चोपड़ा की बात कर लो, अविनाश साबले की बात कर लो, हरमिलन बैंस की बात कर लो, पारुल चौधरी की बात कर लो। और मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या कहना चाहूँगा कि पारुल चौधरी ने जब गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में, और मैं आपके सवाल के ऊपर भी डायरेक्ट आ जाऊँगा, तो उसे लोगों ने बताया पहले जाने के पहले कि आप शॉर्ट्स में क्यों दौड़ती हैं, आप स्पोर्ट्स में क्यों पार्ट लेती हैं। आज मैं लोगों से कहता हूँ कि आज हमारी लेडीज़ जो है वो रफ़ाइल चलाती है, सुकॉइस चलाती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर्स बन गए हैं, कमर्शियल एयरलाइंस में लेफ्ट हैंड साइड में कमांडर बैठे। आई कैन गो ऑन डिस्कशन। तो आई पर्सनली फील कि मैंने जो देखा है इस 35-40 साल में, लेडीज़ और गर्ल्स आर नाउ मार्चिंग हैंड इन हैंड विद मेन। किसने सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा था कि नीरज चोपड़ा 10 साल पहले जब निटजैम AFI की एक बहुत बड़ी इवेंट होती है, तब नीरज चोपड़ा 14-15 साल का लड़का था, वहाँ आया था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि भारत को गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में नहीं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। अविनाश साबले ने मोनोपोली ब्रेक की कीनियंस की 28 साल के बाद में, जो कीनिया 1, 2, 3 होता था, वहाँ पर अविनाश साबले ने वो मोनोपोली उन्होंने ब्रेक की। तो आज तरक्की जो हमने की है, आज जो प्रोग्रेस की है, आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो इंकरेजमेंट दी है, गवर्नमेंट पे जो मशीनरी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन साथ में आते हैं, NGO साथ में आते हैं, और मेरे हिसाब से आज पेरेंट्स कहते हैं डोंट बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, यू शुड बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? एंड वो कहते हैं ना, बैरन पियर दी कुबरतान ने 1857 में कहा था कि गेट द यूथ ऑफ द नेशन on one platform, forget caste, color, creed, religion and make sure that you participate together। इससे ज़्यादा मंत्र क्या हो सकता है? और यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि कैच देम यंग एंड ट्रेन देम यंग। और मिलिंद ने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि जो हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे कि हमें ग्रास रूट लेवल पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, अब जो भारत सरकार ने जो भारतीय खेल के लिए किया है वो काबिले तारीफ है। और यहाँ पर एक बात का और जिक्र ज़रूर करूँगी कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि पिछले 75 वर्षों में ये सबसे खूबसूरत समय है भारतीय खेलों का, सबसे बेहतरीन
एक्साइटिंग फेज देख रहे हैं, जहां पर हम एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में, पैरा एशियन गेम्स में, डेफ ओलंपिक्स में, उसके अलावा जो है पैरा एशियन गेम्स में राष्ट्रीय स्तर पे तो हम हैं ही, लेकिन अब जो भारत का बोलबाला है वो पूरे विश्व में है और हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। संजीव, मैंने यहाँ पे जिक्र किया है 75 वर्ष में जो है भारत अब खेल का सबसे खूबसूरत समय देख रहा है। आप बताइए कुछ इस बारे में। बिल्कुल, अगर आप बात करें कि एक वक्त था जब मैं खुद भी खेला करता था, मुक्केबाजी खेला करता था, तो जब फॉरेन की टीम के साथ हमारे मैच होते थे तो इंडिया का जब ड्रॉ पड़ता था, जब बाउट के लिए होता था, तो इंडियन बॉक्सर्स को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। तो आज की डेट में अगर आप बात करें तो एक दबदबा भारतीय मुक्केबाजों ने पूरे विश्व में बनाया है। आज जब इंडिया से बाउट पड़ती है ना, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, यार इंडिया से बाउट पड़ी है, शायद लूज करूंगा। एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो आप अन्य देशों के खिलाड़ियों के ऊपर देखते हैं, तो वो दबाव ऐसे ही नहीं आ गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा सभी का हाथ रहा है। चाहे वो खिलाड़ी पहले भी अपना योगदान देते थे, अपना प्रैक्टिस करते थे, प्रशिक्षक उनको प्रशिक्षित करते थे, मगर उसके साथ साथ जो आधुनिकीकरण हुआ है मुक्केबाजी में या सभी खेलों की मैं बात कर रहा हूँ, जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं सरकार द्वारा, तो आप ये देखिए कि पहले हमारे पास टूर्नामेंट कितने होते थे, केवल एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती थी, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर, ये 3 प्रतियोगिताएं होती थी। इन 3 प्रतियोगिताओं में बहुत बड़ा अंतराल होता था जब खिलाड़ी खेलने के लिए जाता था। अगर सब जूनियर खेलता है तो उसके बाद जब वो जूनियर बन जाता, सब जूनियर से जूनियर आ जाता, तब वो जूनियर में परफॉर्म करता था। तो मतलब आज की डेट में देखिए, अगर आप सब जूनियर को ही देखें तो यूथ नेशनल्स हैं, जूनियर नेशनल्स है, खेलो इंडिया जैसे खेल का बड़ा आयोजन होता है, तो इतने ज़्यादा उसको प्रतियोगिताएं मिलती हैं और वो सारा साल उन प्रतियोगिताओं से जुड़ा रहता है और उसका जो अभ्यास सत्र है वो पूरे साल लगा रहता है कि उसको कंपटीशन को किस तरीके से तैयार कर रहा है। मेजर कंपटीशन आया तो उसको किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है, माइनर कंपटीशन है किस तरीके से तैयार कर रहा है। तो वो जो उसका शेड्यूल है, ट्रेनिंग शेड्यूल है, वो भी बड़ा आधुनिक तरीके से प्लान किया जाता है। पहले स्टेप ट्रेनिंग होती थी कि आप इतने तक रहेंगे, उसके बाद आपको इस स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। मगर आज के दौर पर अगर आप देखें तो प्रशिक्षक आपको विदेशी कोचेस अगर आप चाह रहे हैं तो आपको वो दिए जाते हैं। आप जिस क्लाइमेट में प्रशिक्षण करना चाहते हैं, जिस वातावरण में आप अभ्यास करना चाहते हैं, आपको वो वातावरण मुहैया कराया जाता है। आप जिस जगह अभ्यास करना चाहते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ें प्रदान की जाती हैं और आप उसका ही एक परिणाम आपके सामने आया। जब आप एक अच्छे स्तर पर आपको प्रशिक्षण मिल रहा है, आपको अच्छे स्तर पर खान पान मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये देखिए कि एक प्लेयर के साथ फिजियो भी जुड़ा हुआ है, डॉक्टर भी जुड़ा हुआ है, डाइटिशियन भी जुड़ा हुआ है और उसको मेडिटेशन के लिए भी उसके साथ सारी सुविधाएं दी जा रही। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसी से ही सभी के ही मिले जुले प्रयासों से इतना अच्छा जो एक स्वरूप सामने आया है वो सबके सामने है। नीति, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हालांकि हजारों स्टोरीज हम सबके पास है। जी। मैं 4-5 महीने पहले बुदापेस्ट में था, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एथलेटिक्स की थी, और वहाँ पर जो मैंने देखा मैं चौंक गया, दुनिया हिल गई। अमेरिकन 4x400 मीटर्स की जो रिले टीम थी एथलेटिक्स में, 1, 2, 3, 4 द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और वहाँ उनको इंडियन 4x400 ने हिला के रख दिया। और उसके बाद में अमेरिकन कोच जो मुझे मिला, उसने कहा, आर यू श्योर दैट दिस इज an Indian team? I think this was a team from somewhere in Mars. If they can shatter the confidence of my boys 4x400, you guys are up there. And मुझे उसने कहा कि I think Indian sports is now on the march. Quickly, आप यहाँ पर देखो ना, अगर ये पूल यहाँ पर नेटबॉल, टेबल टेनिस, उस साइड में योगासन, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमें मिल रहा है और यूथ को इतनी अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से 30-40 साल पहले नहीं थी। जी बिल्कुल। मिलिंद, रवि, जैसे कि संजीव ने भी जिक्र किया, अपॉर्चुनिटीज का हमें इंतजार था, प्लेटफॉर्म चाहिए था, और खेलो इंडिया मूवमेंट का उन्होंने जिक्र किया है। यू वर देयर विद खेलो इंडिया मूवमेंट सिंस इट्स इंसेप्शन 2018 से ही। तो ये बहुत बड़ा जो है चेंज लेकर आया है मूवमेंट, जिस तरह से अब सरकार जो है भारतीय खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है, जो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो अब रंग लाने लगी हैं। बिल्कुल। Most important thing about the Khelo India games, whether it is the youth games or the university games, जिस लेवल पर उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं,
it has to be comparable with the international levels. और जब सरकार ने ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया है तो ऑब्वियसली 2018 की जो परफॉर्मेंस थी लोगों को लगा कि चलो ये भी एक पासिंग फेज होगा, बट विथ एवरी पासिंग ईयर the level of participation has improved, the level of performances have improved, and now it's a matter of prestige for any youngster to be part of Khelo India Youth Games or Khelo India University Games, because medal events there are so important that they can, not only provide you a platform, but they can also bring you into national reckoning. So many medal winners at the international levels have been found at the Khelo India Games, youth and university, and it's now become really a talent spotter's paradise. सुमित, आपसे थोड़ा सा हटके बात ज़रूर करेंगे क्योंकि यू आर द यंगेस्ट इन दी कमेंटेटर स्क्वाड। तो सबके पास में है कि हमने ये प्रोग्रेशन देखा है, हमने ये डेवलपमेंट देखा है, हमने काफ़ी बड़े बड़े मोमेंट्स जो हैं वो विटनेस किए हैं। तो एक यंग कमेंटेटर हैं आप, तो कमेंट्री कैसे आपको अट्रैक्ट किया कि क्यों कमेंट्री करनी चाहिए और क्यों स्पोर्ट्स में इसका रोल है, और अगर मैं कमेंट्री करूंगा तो भविष्य अच्छा हो सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नीति। जब मैंने कमेंट्री करना शुरू करा, क्योंकि मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ और खेल मेरे को बहुत पसंद है शुरू से ही। और जब आप इंडिया में होते हैं, वो शुरुआत करते हैं तो कई खेल आप खेलते हैं। एथलेटिक्स से शुरुआत करते हैं, भागना दौड़ना शुरू करते हैं, मुक्केबाजी घर में होती है तो आप वहाँ पे बॉक्सिंग भी नज़र आता है, आप क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, आपके दोस्त मिलते हैं, तो खेल से एक अलग ही लगाव होता है। और जब धीरे धीरे मेरे को खेल में मज़ा आने लग गया, फिर सोचा कि एक इनिशियल स्टेज के बाद 5 साल हो गए मेरे को कमेंट्री करते हुए, तो मेरे को स्टार्टिंग के कुछ मैचेस अपने याद है कि मैंने क्रिकेट किया, फुटबॉल किया, बॉक्सिंग किया उस टाइम पे, तो एक अलग ही जुनून। और कुछ लोगों को वो कहते हैं ना यंग वॉइस थोड़ा सा पसंद आने लगा जब लोगों से मैंने फीडबैक लिया। मेरी एक आदत है कि शो खत्म होने के बाद मैं फीडबैक लेता हूँ कि कैसा रहा सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि एक वो है, वो पैनापन है आवाज़ में, तो वहाँ से लगा कि हाँ इसको आप परस्यू कर सकते हैं। और जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उनको भी यही कहता हूँ कि अगर आपके अंदर वो स्किलफुल टैलेंट है, आप अगर खेल को जीते हो तो प्लीज़ आगे बढ़ो, सोचो मत, सोचने से कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने स्पोर्ट्स कमेंट्री स्टार्ट की तो ग्राउंड लेवल पे 1000 से ज़्यादा मैचेस हैं मेरे। तो अगर मैं 1000 मैचेस इंतज़ार कर सकता हूँ नेशनल गेम्स करने के लिए, क्रिकेट की कमेंट्री करने के लिए, तो कुछ भी पॉसिबल है। सुमित का एक्सपीरियंस अभी, क्योंकि हम काफ़ी कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। आनंद, वी ऑलवेज हम कहते हैं कि खेल जो है वो 5 Ds का है। It is about dedication, it is about determination, it is about devotion, और it is about discipline and also about the desire to win। आपकी एक कहानी थी शौर्यजीत की, कि वो जो जीतने का जो डिज़ायर है ना, वो खिलाड़ी में होना ही चाहिए। तो उसने काफ़ी इंस्पायर किया, आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायर किया है। और 8 और 10 साल के खिलाड़ी अगर किसी इतने बड़े स्टेज में आपको नज़र आएंगे तो आने वाला भविष्य तो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है। जी हाँ, बिल्कुल। और पिछले कुछ वर्षों में हमने कई जगह देखा है। पिछले साल बेंगलुरु में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे, वहाँ मैं आर्चरी की कमेंट्री कर रहा था। वहाँ भी एक 10 साल का मध्य प्रदेश का जो तीरंदाज है, उसने बड़े बड़े तीरंदाज, तरुणदीप रॉय जैसे तीरंदाज के पसीने छुड़ा दिए थे। तो ये दिखाता है कि जो ग्राउंड लेवल पर, जो ग्रास रूट लेवल पर भारत में जो तैयारियाँ चल रही हैं प्रतिभाओं को खोजने की, उसको फिर तराशने की और उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो। जब हम शिलोंग गए थे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स कवर करने, वहाँ भी हमने देखा था कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के अष्टलक्ष्मी यानी जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, वहाँ पर भी कई ऐसी खेल प्रतिभाएं नजर आईं। वहाँ एक एथलीट से मैं बात कर रहा था, उनका कहना था कि वो स्कूल जाते थे, स्कूल में उनको पूछा गया आप कौन सा खेल खेलेंगे, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा खेल खेलूंगा। तो उनको कहा गया कि अच्छा आप ऐसा करिए, अगर आपको निशाने लगाने का शौक है तो आप तीरंदाजी में एक बार ट्रायल के लिए आइए। वो ट्रायल के लिए गए, वहां पर कोचेस की नजर पड़ी कि इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है, स्टांस बहुत अच्छा है, निशाना बहुत अच्छा है, तो उनको वहां से पिक किया गया। फिर वहां उनको एकेडमी में डाला गया। जब वहां पर लगा कि इनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है तो उनको दिल्ली भेजा गया और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन के लिए, और फिर वो इस समय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं। ऐसी कई कहानियां, और इन कहानियों के पीछे का सार ये है नीति कि जो हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों से मिलते हैं,
बड़े टूर्नामेंट्स के बाद, चाहे ओलंपिक्स के बाद हो, अभी एशियन गेम्स के पदक विजेताओं से उन्होंने बातचीत की। तो जब प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा व्यक्ति जब खिलाड़ियों से मिलता है, उनकी हौसला अफजाई करता है, उनके पदक जीतने पर ट्वीट करता है, जीतने का जज्बा, जीतने की खुशी, पदक जीतने की खुशी, और उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से जो प्रशंसा मिलती है उससे और उत्साह बढ़ जाता है। तो भारत में खेल का वर्तमान शानदार है और भविष्य मुझे लगता है बेहतरीन होने वाला है। भविष्य बेहतरीन होगा, बस यही तो हमारा सपना है जब हम खेल को टेलीविजन पर देखते हैं। और मिलिंद, मुझे आपसे ये ज़रूर जानना है, खेल में ना मॉडर्नाइजेशन के साथ में ना स्टाइल भी बहुत चेंज हो गया है, खिलाड़ी के पहनावे का तरीका बदल गया है। लुक एट द स्टाइलिश मैन। कमेंटेटर्स का भी स्टाइल जो है चेंज, क्योंकि ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पर आना है और कमेंट्री करनी है, इतने बड़े खेलों की जिम्मेदारी आप पे, यू बिकम द फेस ऑफ द चैनल। तो ये कैसे एक स्टाइल जो है, चाहे वो खिलाड़ी का हो या कमेंटेटर का हो, वो कैसे रोल प्ले करता है? देखिए, एक ज़माना था दोनों एंगल से, आपने जो कहा स्टाइल और दूसरा है आपका जो परफॉर्मेंस या डिलीवरी होती थी। एक ज़माने में हम 40 साल पहले स्टिफ हुआ करते थे, ऐसे बैठ के खड़े रहते थे एंकरिंग करते समय। गुड इवनिंग, वी आर नाउ वेलकमिंग यू एट दिस स्टेडियम फॉर दिस इवेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, खत्म हुआ। आज आपकी जो इनोवेशन है, स्टाइल है, शुरुआत जो है, आप कहते हैं आई एम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर मांडवी, वंडरफुल सेटिंग्स, 31 डिग्री सेल्सियस, it's hot outside here but the swimming pool is very very cool. So innovation आई है स्टाइल में। कपड़े पहनने का जो ढंग है आज बदल गई है। यंगस्टर्स वेयर अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लोथ्स, वी द ओल्डीज वेयर अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लोथ्स। क्यों? बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग एन इंस्टीट्यूशन। जब हम डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको ये लगता है कि लोग कहते हैं अरे ये तो हटके हैं। तो हटके अगर आप है, आपको रिकग्निशन मिलती है। आप जब रास्ते पे जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे इसको तो मैं 30-35 साल से देख रहा हूँ, हालांकि अभी और चैनल्स आ गए हैं। तो आई थिंक इट्स द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस एज कमेंटेटर्स टू मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंटेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने टाई, कफलिंग्स और हैट पहन लो, लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंटेबल हो, ताकि बिकॉज यू एज यू सेड आप इस चैनल के फेस हो, और एज अ फेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एज अ कमेंटेटर। प्लीज रिमेंबर, in the United States, for example, a sports commentator or a sports anchor is like a film star. तो यहाँ पर भी वही है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। I have a young commentator with me and also an experienced commentator with me. तो अगर आप दोनों को जब एक साथ कमेंट्री करनी होती है तो how you mix your words, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ में काफ़ी सारी स्टोरीज बोलने के लिए होती है और लेगेसी होती है, लेकिन जब एक यंग कमेंटेटर होता है तो सुमित किस तरह से तैयारी होती है एक लेजेंडरी और एक्सपीरियंस कमेंटेटर के खिलाफ? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि जब मेरे को मौका मिला मिलिंद सर के साथ कमेंट्री करने का, रवि सर के साथ कमेंट्री करने का, संजीव सर के साथ एशियन गेम्स में कमेंट्री करने का। तो कई बार क्या होता है ना कि आप वो मोमेंट को जीते हो और साथ में आपके दिमाग में ये चलता है कि मैं क्या नया सीख सकता हूँ। कमेंट्री तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सर के साथ कमेंट्री की, मैं आपको मूवमेंट बताता हूँ सर, कि टेबल टेनिस में कर रहा था, सामने से फोरहैंड स्मैश आया, फिर बैकहैंड रिटर्न आया, तो हम लोग टेक्निकल वर्ड्स बोल रहे थे जो जनरली टेबल टेनिस में यूज़ होता है। सर ने उसको इतने अच्छे से डिफाइन करा कि जैसे एक एयर फाइटर जो होता है वो सुखोई को जैसे लैंड कराता है, रनवे से टेक ऑफ कराता है, द वे इन्होंने रिलेट किया उस चीज़ को, तो वो चीज़ें मोटिवेट करती है, वो एक लर्निंग देती है आपको कि अगर आपको आगे शोकेस करना है और इम्प्रूवमेंट करनी है तो इन चीज़ों को भी आपको अपने रूटीन में लाना पड़ेगा। और ये आप पेपर्स देख रहे हैं मेरे हाथ में, कमेंटेटर इन पेपर्स के बिना कभी भी मैदान पर नहीं उतरता है। रात भर का होमवर्क, अगर सुबह 4 बजे आपको कोई मैच कवर करना है या कोई कंपटीशन कवर करना है तो आप सोचिए कब होमवर्क शुरू होता होगा। रवि, मैंने आपका होमवर्क देखा है इतना होमवर्क आप करते हैं किसी भी फील्ड पर उतरने से पहले, तो ये ज़रूरी है। और इसी के साथ जो है यू कीप ऑन पॉलिशिंग योर नॉलेज अबाउट द डिफरेंट स्पोर्ट्स इन अ मल्टीपल स्पोर्टिंग इवेंट। बिल्कुल, होमवर्क becomes very very vital because not just it shows your passion about the game. If you're not passionate about the game, don't go anywhere close to it. That's my first advice to all youngsters. You have to have passion. Once you're passionate, you will try and learn more and more nuances, not just basic facts, date of birth, achievements. ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे और आजकल तो
गूगल का ज़माना है, आप कहीं भी गूगल सर्च करें, लेकिन वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे वो जर्नी प्रोग्रेस की, इस तरह के बैकग्राउंड मटेरियल से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये खिलाड़ी ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। नीति, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा। जो रवि ने बहुत अच्छी बात की। आज यू आर इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एज कमेंटेटर। जी। व्हाट डिफरेंशिएट्स यू अगेंस्ट समवन एल्स? आज जो अपना व्यूअर है टेलीविजन पे, उसको ट्रिविया की बहुत इंफॉर्मेशन है। इन्होंने कहा आज विकिपीडिया गूगल है, लोग पढ़ते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि रविकांत, वागले, सुमित, इनसे हम सुनना चाहेंगे। जैसे जब मैंने बात की ग्रेग लुगैनिस की, 8 स्टिचेस मिले, वापस आ गए और गोल्ड जीता। आल ओटर को 4th ओलंपिक्स में शोल्डर इंजरी थी और उनके डॉक्टर ने कहा डोंट टेक पार्ट, आई हैव टू कट योर शोल्डर आफ्टर यू कम बैक। उसने कहा डॉक्टर गो एंड फ्लाई काइट, आई विल गो, वेंट देयर, वन अ गोल्ड मेडल इन अ ओलंपिक रिकॉर्ड टाइम। तो ये जो ट्रिविया है बहुत इंपॉर्टेंट हुई है आज से। यूज द ट्रिविया एट द राइट टाइम। ये नहीं कि इवेंट चल रहा है तो आप पक्के जाओ, लेकिन यूज द ट्रिविया, गैप होते हैं और वो ट्रिविया विल मेक योर कमेंट्री वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जैसे मैंने अभी कहा, इफ यू हैव टू स्टैंड आउट एज अ कमेंटेटर, इट इज नॉट द क्लोथ्स दैट यू वेयर, इट इज द इंफॉर्मेशन, इट्स योर knowledge of the game. And सबसे ज़्यादा जो रवि ने बहुत important बात की, passion, it has to come from here. I've learned this from Tendulkar, I've learned this from Neeraj Chopra, I've learned this from the young boys, श्रेयसी नटराज और वीर धवल खड़े। वीर धवल खड़े ने नटराज को कल 50 मीटर फ्री स्टाइल में हराया। Can you imagine when Veer Dhaval Khade had started his swimming career, Nataraj was just about 1 year old and he lost that event to Veer Dhaval Khade. So it all is passion, all ball. So a commentator has to have passion. Only then can he succeed as a good commentator. Yes, passion for sports। और कहते हैं ना कि सिर्फ मैदान पर उतरने के लिए सिर्फ खिलाड़ी मेहनत नहीं करता है, ब्रॉडकास्टर भी कड़ी मेहनत करता है। और ब्रॉडकास्टर के साथ कमेंटेटर कितनी मेहनत करता है। यहाँ पे संजीव जैसे कहते हैं कि खिलाड़ियों के नाम और साथ ही साथ खिलाड़ियों के नंबर कभी कभार जब मैदान पर होते तो इतना आसान नहीं होता, और खास तौर पे उन खिलाड़ियों के बारे में जो पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। बिल्कुल नीति, मैं बताऊंगा कि बॉक्सिंग मेरा एक ऐसा खेल है, तो बॉक्सिंग के साथ साथ जब मेरे को पता होता था कि मेरे को अपना गृह कार्य कैसे पूर्ण करना है, तो मुझे पता है कि सुबह 7 बजे वेट एंड मेडिकल होना है, तो मैं 6 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाता हूं। तो 6 बजे मैं पहुंच के, बहुत 2 बजे शुरू होनी है, पर मैं सुबह 6 बजे ग्राउंड पे पहुंचता हूं। वहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान पे वो वार्म अप वगैरह करते हैं, उस टाइम पे उनके कोचों से बातचीत करता हूँ। जब वो वेट एंड मेडिकल दे कर बाहर निकलता है प्लेयर, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, जो भी हो, मैं उसके पास जाता हूँ, नमस्ते किया, उसकी बात की और उसके बारे में लिखना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके संदर्भ में आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप जानकारी एकत्र कर सकते हैं। जो नया खिलाड़ी एकदम पहली बार अगर नेशनल खेल गेम्स में आया है या किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को खेल रहा है, देख रहा है, तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो उससे स्वयं से जब बात करते हैं ना, तो जो वो स्वयं अपने बारे में जो बताएगा वो आपको मीडिया नहीं बताएगा, वो आपको कोई कहीं से भी जानकारी नहीं मिलेगी। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर बातचीत कर कर और जो उनकी अच्छी चीज़ है उसको नोट डाउन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ, अपना नंबर शेयर करता हूँ, उनका नंबर लेता हूँ। तो आप यकीन मानेंगे, यही चीज़ थी जब एक बार अखिल कॉमनवेल्थ गेम खेल रहा था, रात को 12 बजे मुझे फ़ोन करता है, भाई साहब आपने कल वो बताया था मेरे बारे में, अब एक काम और करो, ये 2 चीजें ना और जोड़ लो, तो जब मैं परसों खेलूंगा ना। मैंने कहा अखिल 12 बज रहे हैं यार। कह रहा भाई साहब मैं तो जाग रहा हूँ ना। तो आप ये देखिए कि खिलाड़ी कितने उतावले होते हैं फिर अपने बारे में बताने के लिए। अब मेरे पास व्हाट्सएप पे फिर मैसेज भेजते हैं कि सर हमारी ना ये परफॉर्मेंस भी बताइए। संजीव, जो खिलाड़ियों से दोस्ती की है, क्या ये सेल्फिश है ये कि अपना होमवर्क कराने के लिए, अपने और स्टैट्स और फैक्ट्स को स्ट्रांग करने के लिए? देखिए, इससे दोनों ही चीजें होती हैं। मुझे भी वो जानकारी प्राप्त होती है जिससे मैं अनभिज्ञ था, और उन जानने वाले लोगों के लिए भी जो वो नहीं जानते। अब आप दिव्या काकरण के बारे में जाने, दिव्या काकरण रेसलर अर्जुनवाड़ी हुई है। आप यकीन माने उसके पिताजी बाहर लंगोट बेच रहे थे उसी चैंपियनशिप में, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, जहां पर वो स्वर्ण पदक जीती, और उसको लोगों ने आके बताया अरे तेरी बेटी अंदर तो स्वर्ण पदक जीत गई। तो आप ये देखिए, ये जो स्टोरीज हैं, ये जो चीजें हैं, बहुत ज्यादा उनके पास अभाव है इन चीजों का, बहुत ज्यादा चीजें नहीं हैं, वो बता भी नहीं पाते। मगर इस तरीके की स्टोरी जब हम लोग उनके पास जाते हैं
तो हम लोगों के पास लाते हैं कि देखो इसका कितना कड़ा परिश्रम है। अगर आप अखिल की बात करो, आज अखिल एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस है। जब मैंने उसको लिया था, जब वो रेलवे में आया था एज ए डीजल क्लीनर, तो डीजल क्लीनर वो अखिल मेरे पास आता था, कहता भाई साहब मेरा ना स्पेयरिंग लेटर कब बनेगा। मैं कहता था क्यों? कहता था भाई साहब वो फोरमैन आता है, कहता होगा तू बॉक्सर जो भी है, मुझे नहीं पता, ये प्लास पकड़ और डीजल के नीचे घुस जा। तो वो जीवन उन लोगों ने जिया है, और वो जीवन मैं सभी को कहता हूं कि ये ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने इतने अभावों में, आप यकीन मानेंगे, एक ब्रेड खाकर वो खेल रहा। आज तो बहुत चीज़ें मिल रही हैं खिलाड़ियों को, हर चीज़, उनकी डाइट वगैरह सब कुछ देखी जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको तभी जानकारी मिलती है जब आप उनसे मिलते हैं और आप अपना एक गृह कार्य पूर्ण करते हैं, और तभी आपकी कमेंट्री में वो प्रभाव आता है, वो सब चीज़ें आती हैं जो और कोई नहीं बता पा रहा, वो आप बता रहे हैं। तो देखिए कमेंटेटर्स जो है इतना सब कुछ आप तक लेकर आ जाते हैं। देखिए बातें करना सबको आता है, कौन है जो बात नहीं कर पाता, लेकिन जरूरी है कि वो बात सामने वाले की कितनी समझ में आई, वो कितना बेहतरीन ओरेटर है। यही सबसे बड़ा स्किल है एक कमेंटेटर का, कि वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो नए नाम किस तरह से दर्शकों तक पहुंचाने हैं। और आनंद, जैसे कि यहाँ तो बात हो रही थी कि वो जर्सी नंबर पहचानना मुश्किल है, वो नाम पहचानना मुश्किल है, आप तो खेल ही ऐसे कवर कर रहे हैं जो भारत में जो है टेलीविजन पे पहली बार आ रहे हैं। मलखंब और योगा जैसा खेल, जिसके लिए कहते हैं ना कि कभी आपको अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए तो आप गूगल कर लीजिए। इसके लिए तो अगर हम गूगल भी करें तो भी हमें बहुत कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक कमेंटेटर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी चुनौती मेरे लिए भी थी शुरुआती दौर में, जब योगासन और मलखंब की मैं कमेंट्री कर रहा था। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, होमवर्क, जैसा कि हमारे सीनियर्स ने कहा कि होमवर्क बहुत ज़रूरी है। जब योगासन का इवेंट आया शुरू में, तो मैं उनके जो कोच हैं, जो कंपटीशन मैनेजर होते हैं, सभी को पता है कि जो भी इवेंट्स होते हैं उसका एक कंपटीशन मैनेजर होता है, एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल के हिसाब से पॉइंट सिस्टम होता है, जो कि अलग अलग स्टेट से जो टीम आती है उन टीम्स को दिया जाता है। टीम के जो मैनेजर होते हैं उनको ब्रीफ किया जाता है। तो मैं उनके पास जाता, उनसे समझता कि किन पॉइंट्स के आधार पर योगासन में अंक दिए जा रहे हैं, मलखंब में पॉइंट सिस्टम क्या है, कहाँ पे पॉइंट कटेंगे। मलखंब में, जैसे जो लोग जानते हैं, मलखंब में जब परफॉर्मेंस हो जाती है उसके बाद डिसमाउंटिंग होती है, जिसे हम लैंडिंग भी कहते हैं। लैंडिंग में पॉइंट मिलेंगे, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, चूंकि बहुत मुश्किल आसन होते हैं, अगर आप पोल मलखंब में हैं तो टॉप पर जाकर जो मयूरासन होता है, या टॉप पर जाकर जो डिसमाउंट करने के लिए वो वहाँ पर भी, जैसे कि मिलिंद सर स्विमिंग करते हैं, वहाँ पर समरसॉल्ट होता है, मलखंब में भी समरसॉल्ट होता है, उसके कितने नंबर मिलते हैं। तो ये सारे जो नंबरिंग पैटर्न है, जो प्रदान किए जाते हैं अंक, उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है। और सिर्फ ये नहीं समझना कि डिसमाउंटिंग का 1 अंक मिल गया तो हमें ये बताना है, हमें फिर उसकी बारीकी भी समझानी होती है कि 1 अंक में से आधा अंक मिल रहा है और आधा अंक क्यों कट रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं सपना वो नहीं होता जो सोते वक्त देखा जाए, या वो नहीं होता जो आंखें बंद कर आपके सामने हो। सपना तो वो होता है जो खुली आंखों से देखा जाए और जहां भी आप जाएं आपकी नजरों के सामने मंडराता रहे, आपको चैन से सोने ना दे। बस इसी सपने के साथ यहां पर इस 37th नेशनल गेम में 43 स्पोर्ट्स में 10,000 से ज्यादा एथलीट्स अपनी अपनी चुनौती रख रहे हैं। और इन चुनौतियों के पीछे चुनौती किसके लिए सामने है? एक ब्रॉडकास्टर के लिए, एक कमेंटेटर के लिए, कि जितनी मेहनत, जितना डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आपको एथलीट्स में दिखाई देता है, उसके पीछे उन आवाजों का भी पूरा पूरा हक है। उन्होंने कोशिश की है कि इस सभी एक्शन के पीछे जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो रूल से जुड़ी हो, चाहे वो वहां पे रूल्स रेगुलेशन से जुड़ी हो, चाहे वो फिर किसी खिलाड़ी के बारे में जुड़ी हो, आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप इन 37 नेशनल गेम्स का लाइव और एक्सक्लूसिव टेलीकास्ट देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पे। और चिंता मत कीजिए, अगर आप डीडी स्पोर्ट्स नहीं देख पा रहे हैं तो अभी इसी वक्त प्रसार भारती का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए सारा का सारा लाइव एक्शन स्ट्रेट फ्रॉम गोवा। एंड थैंक यू ऑल दी पैनलिस्ट फॉर जॉइनिंग विद मी। तो यहाँ पे छोटा सा विराम लेंगे, लेकिन लाइव एक्शन आप देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ऑन डीडी स्पोर्ट्स।